दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर 29 सितंबर 2020 का शिफ्ट का फर्स्ट पेपर सामान्य प्रश्न पत्र। एक आवश्यक सूचना है, डीएसएसबी के जिन भी छात्र छात्राओं ने फॉर्म भर रखे हैं उनकी डेट शीट आ गई है, तो वो अपना पेपर का डेट टाइम देख लीजिए ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। हाँ, आप सही है या उत्तम। इसे निम्नांकित में से किसका उदाहरण माना जाएगा? तो ऑप्शन ए सकारात्मक फीडबैक का। संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के संबंध में की गई अभिव्यक्ति को प्रतिपुष्टि कहते हैं। प्रतिपुष्टि फीडबैक। शिक्षण के अंतर्गत प्रतिपुष्टि के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 सकारात्मक प्रतिपुष्टि, नंबर 2 नकारात्मक। सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव। सकारात्मक प्रतिपुष्टि से सामान्य कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा विद्यार्थी से वांछित सूचना या परिणाम प्राप्त करने के संदर्भ में उचित मार्गदर्शन करती है। वांछित का मतलब होता है इच्छित, इच्छा। प्रश्न का टिप्पणी सकारात्मक प्रतिपुष्टि को इंगित करती है, क्योंकि सकारात्मक प्रतिपुष्टि से जहां एक और सीखने हेतु प्रोत्साहन मिलता है, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र मौलिक चिंतन को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया? संज्ञानात्मक का अर्थ है तर्क, सोच, कल्पना, मानसिक भावनाओं से संबंधित। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ज्ञान और बोध। दूसरा है अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण। तीसरा है अर्जित ज्ञान और कौशलों का उपयोग। संश्लेषण, जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था का निहित हो। इसमें ऑप्शन डी, केवल बी, डी, ई। अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण। संश्लेषण, जिसमें विचारों की सृजनात्मक यही यानी कल्पना, तर्क, मानसिक भावनाओं से या चिंताओं से संबंधित है। मानसिक भावनाओं से संबंधित। मूल्यांकन, जिसमें आंतरिक और बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। के ज्ञान एवं उनकी योग्यता की चरम सीमा का आकलन किया जाता है। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है, तो इसमें ऑप्शन होगा सी, फर्स्ट में सेकंड। फर्स्ट में क्या है? थर्ड। अनुदेशन। अनुदेशन है अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं का अनुप्रयोग। संप्रेषण, शाब्दिक या अशाब्दिक रूप में से सोच और विचारों का संप्रेषण करना। प्रबंधन, कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना तथा कार्य असंगत क्रियाओं को न्यूनतम बनाना। संयमन, समूह व्यवहारों एवं गतियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। अनुदेशन सूचना या ज्ञान प्रदान करने की एक पक्षीय संप्रेषण प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों तथा अनुभूतियों का आदान प्रदान होता है तथा जिससे दोनों प्रभावित होते हैं, संप्रेषण कहलाती है। जैसे ये संदेश है, यहाँ पे संप्रेषण प्रक्रिया है, तो इस संप्रेषण प्रक्रिया में के पहले संदेश होता है, संदेश माध्यम बनता है, फिर प्रतिपुष्टि होती है, फिर प्रेषक। तो इससे ये चक्र बनता है। प्रबंधन सभी प्रकार की सामूहिक और संगठित क्रियाओं का एकीकृत प्रयास है जिससे उच्चतम उपलब्धि प्राप्त होती है। दूसरा एग्जाम्पल दिया इन्होंने इसी तरह से। प्रबंधन प्रक्रिया का है संदेश, माध्यम, प्रतिपुष्टि, प्रेषक और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरण और संदेश। संयमन, किसी कार्य अथवा प्रक्रिया के लगातार परीक्षण एवं साथ ही साथ उस कार्य अथवा प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित करना है, यानी कि साथ साथ उसका निरीक्षण करते हैं और उस कार्य पर नियंत्रण रखते हैं उस पर। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन ए और दूसरा आर। निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जब शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेशन शिक्षण की अवधि में घटित होता है। उपयुक्त कथनों में आलोक निम्नांकित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए दोनों ही सही हैं और ए सही की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6। शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव और न वांछनीय?
ऑप्शन बी कार्योत्तर विधि। शोध की कार्योत्तर विधि में निराशित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय होता है। इसे कार्य कारण तुलनात्मक घटोत्तर अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि ये मानती है कि किसी परिस्थिति अथवा घटना के घटित होने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। सामान्यतः इस विधि का प्रयोग उन अनुसंधान कार्यों में किया जाता है जहाँ अन्य कोई परीक्षण सरलता से संभव नहीं हो सकता। यानी कि जो भी कोई हमारी घटना घटती है उसके पीछे कोई रीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से उन कथनों की पहचान कीजिए जो गुणात्मक शोध की प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। तो ऑप्शन डी, ए और सी। यहाँ पे इसकी व्याख्या देखेंगे। गुणात्मक शोध ऐसे शोध होते हैं जो समस्या को अंतर्दृष्टि तथा समझ प्रदान करते हैं। यह एक संरचित खोजपूर्ण शोध पद्धति है जिसके अंतर्गत कक्षा में कहाँ और कब के अलावा क्यों और कैसे का उत्तर भी खोजा जाता है। गुणात्मक में क्या होता है, कहाँ और कब के अलावा के बजाय दूसरे भी होते हैं कि इनका उत्तर क्यों और कैसे आया, तो इसके बारे में इनकी खोज की जाती है गुणात्मक शोध अंतर्गत। शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण आगमन रीति का से करता है। प्रदत्त शब्द एवं चित्रों के रूप में होते हैं। प्रदत्त में क्या होते हैं, शब्द होते हैं और उनके चित्र के रूप में होते हैं। वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, वास्तविकता पर आधारित होते हैं। इस अनुसंधान में छोटे आकार के नमूने सैंपल का प्रयोग होता है। इस शोध में सामान्यकरण की संभावना कम होती है। यह मूलतः साक्षात्कार समूह केंद्रित ज्ञान अध्ययन पर आधारित है। परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत निम्नांकित में से किस प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। तो ऑप्शन बी, ए, बी, ई। साधारण यथाक्षर प्रतिचयन, स्तरित प्रतिचयन और व्यवस्थित प्रतिचयन। परिमाणात्मक शोध या मात्रात्मक शोध वस्तुतः आदेशात्मक शोध होते हैं। इस शोध में अभिव्यक्त पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है कि यह निगमनात्मक पद्धति का अनुसरण करता है। परिमाणात्मक शोध में प्रयुक्त परिचयन प्रविधियां हैं साधारण आकस्मिक यादृच्छिक न्याय दर्शन, यादृच्छिक संख्या सारणी का प्रयोग, व्यवस्थित प्रतिदर्शन हो, स्तरित यादृच्छिक और आकस्मिक न्याय दर्शन हो, गुच्छ न्याय दर्शन, द्विश प्रतिदर्शन। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। परिकल्पना एक अनंतिम कथन जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध को संसूचित करता है। परिकल्पना क्या होती है, जो अनंत के दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध को सूचित करता है। प्रतिदर्श न्यायादर्श में क्या है, बड़े समूह समग्र के प्रतिनिधि हेतु एक छोटे समूह का गठन करता है। बड़े समूह के आधार पर वे छोटे समूह का गठन करता है। प्रतिदर्श न्याय दर्शन के अंतर्गत शोध उपकरण के में है प्राविधियां जिनके अनुप्रयोग द्वारा शोध में प्रदत्त संकलन किया जाता है। अप्रामितिक परीक्षण यह एक सांख्यिकी परीक्षण है जिसमें प्राचलों के बारे में कोई पूर्वधारणा नहीं होती। अप्रामितिक किस पर आधारित है, सांख्यिकी पर। शोध किस पर है, शोध में प्रदत्त संकलन अनुप्रयोग द्वारा। प्रदर्शन बड़े समूह को छोटे समूह का गठन करते हैं। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध को सूचित करता है। परिकल्पना की परिभाषा किसी समस्या के समाधान के लिए वह उत्तर जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सके उसे परिकल्पना कह सकते हैं। प्रतिदर्श ऐसी क्रमबद्ध चयन पद्धति जिसकी सहायता से समिष्टि संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के कम से कम इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। यह एक वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। इसे वैज्ञानिक आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। शोध उपकरण प्रदत्तों के संकलन के अनुसंधान उपकरणों का प्रशासन न्यायाधीश के प्रयोज्यों पर किया जाता है। अधिकांश शैक्षिक अनुसंधानों में प्रदत्तों का संकलन या तो प्रमाणिक परीक्षणों द्वारा स्वयं निर्मित अनुसंधान उपकरणों द्वारा किया जाता है या अप्रामितिक परीक्षण शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में जब जनसंख्या से शील गुण या चर के आधार पर वितरण सामान्य नहीं होता या प्रतिदर्श छोटा होता है तब अपरिमितिक परीक्षण किया जाता है। इसी को अप्राचल सांख्यिकी परीक्षण भी कहते हैं।
नीचे कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। तो इसमें पहला है क्रॉस ब्रेक उसे कहते हैं जिसमें आवर्ती या प्रतिशत रूप में प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुति होती है, जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए उनका भागों में विभाजन किया जाता है। श्रेणियों का निर्धारण शोध परिकल्पना के आधार पर अनुसार किया जाता है। तो ऑप्शन ए दोनों ही सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के वीडियो को रोक के आप क्वेश्चन सोल्व कर लें, क्योंकि इससे आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। अपनी क्षमता का आकलन कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर सकते हैं। इनमें से कौन परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकता है? तो ऑप्शन ए नेतृत्व व्यवहार का ज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे को लागू करने के लिए मूल्य परिणाम क्या है? तो ऑप्शन बी दूसरे लोगों के साथ काम करते समय अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। प्रत्येक मूल्य से क्षमता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी इसमें अधिगम विविध पहल है। व्यक्ति के व्यवहार में कौन सी बात परिवर्तन लाती है? तो ऑप्शन डी संगठन में अन्य लोगों के साथ अधिगम परिमाणों को साझा करना। गद्यांश से क्या आशय निकलता है? ए और सी। संगठन में एक समान भाषा वाले लोगों से पक्षपात रहे फीडबैक मिलेगा। लोगों का व्यवहार नेतृत्व को प्रभावित करता है। जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो यह क्या होता है? तो ऑप्शन सी कार्यात्मक हो जाता है। कार्यात्मक संप्रेषण के द्वारा मूल आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। वस्तुतः जब शिक्षक कक्षागत शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो वह कार्यात्मक संप्रेषण कहलाता है। जब कोई विद्यार्थी जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है और उसकी आवश्यकताओं को दूसरों तक पहुंचाना कार्यात्मक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए किसे मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जा सकता है? तो ऑप्शन बी अन्यमनस्कता, लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा, सीमित प्राधिकरण। प्रभावी संप्रेषण के निम्नलिखित कारकों को मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जाता है। नंबर 1 अल्पधारणीयता, नंबर 2 चयनात्मक दृष्टिकोण, नंबर 3 अनावश्यक मिश्रण, नंबर 4 संचार पर अविश्वास, नंबर 5 अपरिपक्व मूल्यांकन, नंबर 6 संवेग, नंबर 7 मनोवृत्ति, नंबर 8 हीन भावना। ये संप्रेषण मनोवैज्ञानिक अथवा व्यक्तिगत कारणों से अवरोध उत्पन्न होता है। नीचे दो कथन दिए गए, पहला कथन ए और दूसरा आर है। संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है। प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका द्वितीय होती है। तो ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। परिवेश अध्यापक में द्वितीयक होती है, यह नकारात्मक है। सूची फर्स्ट और सेकंड को करना है। 19 क्वेश्चन नंबर। प्रश्नगत संप्रेषण के प्रकारों और उनकी विशेषताओं का सही सुमेलन कीजिए। ऑप्शन सी संप्रेषण के प्रकार और उनकी विशेषता। सीधा संप्रेषण प्रकार ऊपर से नीचे होता है। क्षैतिज अभिविन्यस्त अफवाह वाला होता है। वृत्तीय अभिविन्यस्त प्रतिपूर्ति फीडबैक। क्रिया वितिप्रक अंतर्व्यक्तिक। सीधा संप्रेषण ऊर्ध्वाधर संचार संप्रेषण का वह माध्यम है जिसमें अधीन से उच्चतर और उच्चतर से अधीनस्थ की ओर संप्रेषण करता है। यह दो प्रकार का होता है, अवरोही और आरोही। क्षैतिज संप्रेषण किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए ऐसा संचार है जो प्रकारों एवं स्तरों से परे चला जाता है। क्षैतिज संप्रेषण को अभिव्यस्त अफवाह भी कहते हैं। तो क्षैतिज संप्रेषण को क्या कहा जाता है? अभिव्यस्त अफवाह। वृत्तीय संचार से आशय कुछ व्यक्तियों के मध्य आपस में संप्रेषण है जिसमें सीमित मात्रा में विकेंद्रीकरण पाया जाता है। इस विधि का प्रयोग मीटिंग, राउंड टेबल, कॉन्फ्रेंस आदि में किया जाता है। क्रिया वितिप्रक संप्रेषण का संबंध है उत्तर व्यक्तिक संचार से है, जहां संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है तथा जिसमें प्रतिपुष्टि त्वरित गति से मिलती है। इस तरह के संप्रेषण का उपयोग साक्षात्कार एवं संचार संकलन आदि में किया जाता है। अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुनयात्मक संप्रेषण का अर्थ है उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य बनाना। यदि यह संस्थानिक स्तर पर होता है तो उसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन है। ऑप्शन ए कथन ए और दो दोनों सही हैं।
एक व्यक्ति की आयु अपने पिता की आयु से 30 वर्ष अधिक है और 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुना थी। पुत्र की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x मान लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु क्या थी? 6x। वर्तमान में व्यक्ति की आयु 6x प्लस 5 वर्ष। समीकरण 1 बन गई। दूसरा तय, तब व्यक्ति के पुत्र की आयु x प्लस 5 वर्ष है। अब यहाँ पे 6 माइनस एक्स इक्वल में 30। 30 किसकी थी? आयु पुत्र से अधिक थी, उसके पिता की। तो 6 में से x घटा देंगे तो यहाँ पे 5x बचा और इक्वल में 30। x बराबर 35, 5 अंक 30, तो 6 इसकी वो हो गया। पुत्र की वर्तमान आयु x प्लस 5 वर्ष है और फिर 6 प्लस 5, 6 तो पहले ही थी और 5, 6 ये आया और 5 वर्ष पूर्व, तो 6 5 11 वर्ष होगी। निम्नांकित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? दी गई श्रृंखला, इसमें कितने का अंतर है? 4। 8 का पड़ा पड़ा हुआ इसमें, 8 इंटू 1, 8 एकन 8 प्लस 4, तो कितना आ गया? 12। फिर 8 गुना 2, 16 प्लस 12, 8 2 प्लस 28, यानी कि 16 में 28 जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी? 52। फिर तीसरा होगा 8 गुना 33, तो 8 या 24 प्लस कितने हो गए? 28, तो 52। और 52 में 8 चौक 32, 32 प्लस कर देंगे तो ये 84 आंसर आ जाएगा इसमें। 84, 8 गुना 4 प्लस 32, यहाँ पे 8 है, तो 32 और 32 में 52 प्लस कर देंगे तो 84, 2 और 2 4 और 5 है 3 8, तो हमारा सही आंसर होगा 84। यहाँ पे भी करके दिखाया हुआ है, ये आप देख लीजिए। एक वाहन चालक 150 किलोमीटर दूर स्थित किसी स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा वापस आता है, यानी कि 150 किलोमीटर जाता है और 150 किलोमीटर आता है और घंटा की गति में वापस आता है। उस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति निकालनी है। तो 150 किलोमीटर जाने में लगा समय 150 बटे 50, 50 क्या है? किलोमीटर, और यहाँ क्या है? किलोमीटर, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसका औसत निकालेंगे। 0 से 0 और 5 या 15, 3 घंटा निकल आया। उसके बाद 150 किलोमीटर वो वापस आता है, तो 150 किलोमीटर वापस आया, 30 से डिवाइड कर दिया, 0 0 3 5 15, 5 घंटा इसका निकल आया। अब कह रहा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है, सूत्र है। अब 150 गति वापस गया और 150 आया, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करने दूरी इनकी जुड़ जाएगी, जो जो निकल गई, 3 घंटे और 5 घंटा, इन्हें यहाँ पे क्या कर दिया? प्लस कर दिया, तो इसमें बना 300 बटे 8, जोड़ने के बाद 300 अपॉन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये संख्या हमारी प्राप्त होगी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई धनराशि जिस वार्षिक रूप में, इसे आप नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। जब मैं अपने अंतःकरण में झांकता हूँ तो हमेशा एक या दूसरी अवधारणा से टकरा जाता है। मैं कभी कभी स्वयं को पकड़ नहीं सकता। आत्मा सभी प्रकार के ज्ञान का तार्किक पूर्व मान्यता है, इसलिए इसके संदर्भ में पदार्थ और व्यक्ति की अवधारणाएं इस पर लागू नहीं की जा सकती। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नांकित विकल्पों से उत्तर चुनें। तो इसमें क्या है? दोनों ही कथन क्या है? सही है। नीचे दिए गए ये भी कथन का है। पहला है, विभिन्न समुदाय का अस्तित्व एक दूसरे पर स्वतंत्र होता है, परंतु संयुक्त रूप से किसी प्रकार के वे किसी समाज के सामुदायिक जीवन की संकल्पना प्रदान करते हैं। पृथ्वी का अस्तित्व या तो किसी अज्ञात संयोग का प्रतिफल है, या यह किसी आंतरिक आवश्यकता या किसी बाह्य कारक के कारण होता है। तो ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। एक तरफ क्या है? अवधारणा, दूसरी तरफ संप्रदाय। तो इसमें ऑप्शन ए होगा। निर्वाण का संबंध है बौद्ध धर्म संप्रदाय से, निःश्रेयस का उपनिषद से, अपवर्ग का जैन धर्म से, मोक्ष का सांख्य से।
निर्वाण बौद्ध दर्शन में मोक्ष से संबंधित अवधारणा है, जहाँ व्यक्ति के राग आदि वासनाओं का निरोध हो जाता है। निःश्रेयस यह उपनिषद से जुड़ा विषय है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक कल्याण मोक्ष। अपवर्ग यह जैन धर्म से संबंधित मोक्ष विषयक अवधारणा है। ऑप्शन डी मोक्ष सांख्य दर्शन से संबंधित है, जिसमें पुरुष और प्रकृति में विभिन्नता का बोध कराने वाले साम्यक ज्ञान को मोक्ष कहते हैं। निगमनात्मक प्रक्रिया प्रवृत्त होती है सार्वभौम से विशेष की ओर, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर। निगमनात्मक प्रक्रिया सार्वभौम से विशेष की ओर अथवा सामान्य से विशेष की ओर होती है। यह एक विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम बने बनाए नियम उदाहरण प्रयोगों के आधार पर प्रश्नों को हल किया जाता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, राम मरणशील है। ये एग्जाम्पल है। निम्नांकित तालिका दी गई है। किसी शहर के 3 अस्पतालों में भिन्न भिन्न रोगों के रोगियों की मासिक जानकारी दर्शाई गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों को 31 से 35 तक करिए। यहाँ पे ये रोग है और अस्पताल। हृदयाघात, मधुमेह, रक्तचाप और गुर्दा संबंधी चारों क्या है, रोग के नाम है। यहाँ पे अस्पताल क है, अस्पताल ख और अस्पताल ग। अब इसमें कहा गया सभी 3 अस्पतालों में कुल रोगियों की तुलना में मधुमेह से पीड़ित रोगियों की संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे तीनों अस्पतालों का रोगियों का कुल संख्या। तीनों अस्पताल कौन से हो गए, ये इन तीनों की संख्याओं को जोड़ लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें क्या है, 320, 240 और 360। इनका टोटल क्या आया, हृदय रोग है ना, तीनों अस्पतालों के रोगियों का वो हो रहा, तो यहाँ पे हृदय रोग के 320, 240 और 360, तो इनका टोटल हो गया 920। अब मधुमेह के 650, 1350 और 1950, यहाँ पे इनका टोटल आया 3950। रक्तचाप के रोगियों का तीनों अस्पतालों का, अब रक्तचाप के 700 प्लस 1400 प्लस 2100, इनका टोटल क्या हो गया 4200। अब है गुर्दा संबंधी 200 प्लस 420 प्लस 630, इनका आ गया टोटल 1260। अभिष्ट प्रतिशत निकालेंगे तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी आई, तीनों अस्पताल में मधुमेह की पूछ रहा ना, ये रहा मधुमेह की, और जिसका पूछ रहा उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। मधुमेह के रोगियों की संख्या कितनी, 3950, तो यहाँ पे टोटल 3950। अब नीचे ये दिए अभिष्ट प्रतिशत किसके पीड़ित है, इसमें 920 पहले की है, 3950, 4200 और जो भी इनका टोटल आया चारों हॉस्पिटलों का वो यहाँ लिख देंगे इंटू में 100। 3950 और इन चारों का टोटल आया 10,330 इंटू में 100। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 38.238% लगभग। इसी तरह से आप क्या करिए, वीडियो को रोककर इन सवालों की प्रैक्टिस करिए डीआई की। अब यहाँ पे ऐसे ही इन्होंने इसका सारों का निकाला है। मधुमेह रोगियों का औसत है 3950, 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि उसमें 3 संख्या है। 3 कैसे है, मधुमेह रोग के तो 3 ही है, 1 2 3, इसलिए जितनी वो होगी उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड करें। 3950 को डिवाइड करा 3 से तो 1316.66 इसका आंसर आया। दूसरा है रक्तचाप रोगियों का औसत निकालना, ये भी इसी तरह से 4200 3 से डिवाइड करेंगे तो 1400 आंसर आएगा। गुर्दे से संबंधित 3 से डिवाइड करेंगे 420 आएगा। 1400 300 से ये काटना है, डिवाइड करना है इन्हें। इसमें दिया सबसे कम सूचित रोग के रोगियों की औसत संख्या कितनी है, 306.6। अस्पताल क की तुलना में अस्पताल ग में, अब इन दोनों की तुलना करनी है, दोनों की संख्या को जोड़ना। अस्पताल क में हृदयाघात रोगियों की संख्या कितनी है, 320 और अस्पताल में ग में हृदयाघात की 360। क और ग, क में क्या है 320 और ग में कितनी 360, इन दोनों की तुलना करनी है। तीन सौ 360 को माइनस करेंगे और इसमें आ जाएगा 320, तो यहाँ पे आया 40/320 इंटू में 100। 0 से 0, 4 एकन 4, 4 अठे 32। इस 0 से इस 0 को काटेंगे और 4 अठे 32 और फिर इसे 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं,
इस संख्या को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 को 100 में, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 40 और 2 जीरो और आ गए बटे 332। अब इससे इसे काट देंगे, यहाँ पे हो गया 400, ठीक है। तो 4 एकन 4, 2 जीरो बची और 4 अठे 32, 8 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 8 एकन 8 और यहाँ कितना बचे 2 और 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 8 पंजे 40, तो 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। अगर सही से नहीं कटा तो इनकी इसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। गुर्दा रोगों के उपचार के लिए आने वाले रोगों के संबंध में अस्पताल क और अस्पताल ग के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। अस्पताल क में गुर्दा के 210 हैं और अस्पताल ग में रोगियों की 660। इन दोनों का रेस हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 21 रेसो 63। अब 21 को काट देंगे, 21 सेकंड 21 और 21 दिया 63, तो 1 रेसो 3 आ गया इसका आंसर। अस्पताल क की तुलना में अस्पताल ग में कुल रोगियों की संख्या का प्रतिशत। देखिए ये एक बार करने से तो आएंगे नहीं, आप 2-3 बार करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे डीआई की। अस्पताल क में कुल रोगियों की संख्या है 1880 और अस्पताल ग में इन सारों का टोटल करके 50-40। अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत में निकालना वृद्धि है, तो 50-40 माइनस 1880 में से माइनस करेंगे और 1880 यहाँ इंटू में 100, तो 3160 बटे 1880 100, तो 168% के लगभग आएगा ये, इसे इस संख्या को डिवाइड कर काट के। परिवर्णी शब्द जीआईएफ का पूरा रूप क्या है, तो ऑप्शन ए ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। यह एक बिट मैप इमेज फॉर्मेट है। इसका विकास स्टीव विलहाइट के नेतृत्व में वर्ष 1987 ईस्वी में किया गया। यह चित्रों के एनिमेशन की सुविधा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन करता है, तो ऑप्शन सी द्वितीयक भंडारण, मुख्य स्मृति और कैशे स्मृति। कंप्यूटर के मुख्य मेमोरी से तात्पर्य आरएएम एवं प्राथमिक मेमोरी से है। हार्ड डिस्क एवं पेन ड्राइव आदि द्वितीयक भंडारण के उदाहरण हैं। प्रश्नगत कंप्यूटर मेमोरी की तीव्रता के अनुसार निम्नतम से उच्चतम की ओर क्रम है। तृतीय भंडारण में द्वितीय भंडारण, मुख्य स्मृति, कैशे स्मृति और रजिस्टर है। इंटरनेट की स्पीड किसमें नापी जाती है, तो ऑप्शन बी जीबीपीएस में। इंटरनेट की स्पीड एमबीपीएस या जीबीपीएस में मापी जाती है। जीबीपीएस का अर्थ है गीगाबाइट प्रति सेकंड। जीएचजेड कंप्यूटर के सीपीयू प्रोसेसर की स्पीड की यूनिट है। जीबी यानी कि गीगाबाइट डाटा स्टोरेज की यूनिट है और डीपीआई अर्थात डॉट्स पर इंच किसी चित्र के रिजोल्यूशन की यूनिट है। ये आंकड़े याद कर लीजिए क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये एक हमारे शॉर्ट नोट्स के रूप में काम करेंगे। नीचे दिए गए कथन पहला अभिकथन और दूसरा तर्क आर है। पहले में मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके। सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा जो सोर्स से मुक्त हो अथवा पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए अपेक्षित होता है। तो ऑप्शन ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को कहा जाता है। वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, साइबर वेटिंग। वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत या गुस्सा निकालने को साइबर वेटिंग कहते हैं। वेब हेट इंटरनेट के माध्यम से घृणा प्रदर्शित करना, जैसे किसी वीडियो में भड़काऊ भाषण देना या घृणा फैलाना। वेब एंगर यह इंटरनेट के माध्यम से गुस्सा प्रदर्शित करना है, जैसे किसी वीडियो को सामूहिक डिसलाइक करना आदि। साइबर दुरुपयोग यह इंटरनेट का दुरुपयोग है, उदाहरण किसी को धमकी भरे मैसेज भेजना भी अपराध है। क्वेश्चन नंबर 41। नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने का अधिक संभावना होती है। झीलों के जल के प्रतिस्थापित होने में दशकों का लग सकते हैं।
ऑप्शन ए आर सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या पढ़े। झील नदी की तुलना में प्रदूषण के प्रति अधिक संवेद्य होती है। झीलों का प्राधिकरण समय नदियों की तुलना में अधिक होता है। जहाँ यह नदियाँ के लिए 2 से 6 महीने हैं, वहीं झीलों के लिए प्राधिधारण समय 20 से 100 साल भी हो सकता है, जिसे झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में दशकों लग जाते हैं। थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन डी केवल ए बी ई। यूरेनियम 235 यू स्क्वायर 235 यू, बी और सी। इसके लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें विषम संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, जैसे U-233, U-235, Pu-239 आदि हैं। ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल डीबी में मापा जाता है। ऑप्शन ए पिकोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में। ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है, जिसे 1 इंटू 10⁻12 स्क्वायर वोट की ध्वनि तीव्रता के संदर्भ में मापा जाता है। प्रदूषित शहरी क्षेत्र में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम सांद्रता पीपीवी होती है? तो ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड की धूम रासायनिक कोहरा को प्राइलोन्स एंजल स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। स्मोक शब्द फोग और स्मोक के मिलने से बनता है। मूलतः धूम कोहरे का प्रमुख घटक धारातलीय ओजोन O3 गैस होती है, जिसका निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अंतःक्रिया द्वारा होता है। प्रश्न में स्मोक को शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में पूछा गया, जहां गाड़ियों, औद्योगिक और कारखानों से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख, गंधक तथा अन्य हानिकारक रसायनों की सांद्रता देखी जाती है, जिसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता लगभग 50% होती है। जब ये प्रदूषक कोहरे के संपर्क में आते हैं, तब प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण होता है। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षय पहुंचाने वाले पदार्थों को समाप्त करने से संबंधित। इसे 10 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली संधि थी जिसे सभी राष्ट्रों ने सहमति प्रदान की। पेरिस एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में वह समझौता है जो कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित है। यह वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान का प्रावधान करता है। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में जापान के क्योटो में अपनाया गया, एक वर्ष 2005 में लागू किया गया। यह एक समान परंतु विभेदीकृत जिम्मेदारी की बात करता है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एवं उत्सर्जन व्यापार से संबंधित है। इसके अंतर्गत आने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लूरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। चीन के विद्वान ई चिंग और जुआन जैंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय में दौरा किया। कौन से समय? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। चीन विद्वान इचिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया। वह नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा। उसने प्रसिद्ध और बौद्ध भिक्षुओं की जीवनियाँ लिखी। जुआन जैंग में भी 7वीं शताब्दी में भारत आया और उसका विशेष ध्यान बौद्ध ग्रंथों का मूल पाठ संरक्षित करने पर था। वह अपनी 17 वर्षीय भारत यात्रा के लिए भी जाना जाता है। कौन? जुआन जैंग। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएं? 1952 में। यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तर्ज पर भारत में भी राधा कृष्ण कमेटी की अनुशंसा के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1952 में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को भी किसी भी तरह के अनुदान का आवंटन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ही किया जाएगा।
यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 क्लोज 6 में अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा क्लोज 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा मान्यत विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन ए, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। जैक्स डोल्से की अध्यक्षता वाले 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन से तनाव देखे जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए, बी, सी। ए ऑप्शन सही है। यूनेस्को के तत्वावधान से डैलस रिपोर्ट वर्ष 1996 में विश्व पटल पर रखी गई, जिसमें मुख्यतः 7 तनाव का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, वैश्विक बनाम स्थानीय। नंबर 2, सार्वभौमिक बनाम विशेष। परंपरा बनाम आधुनिकता। आध्यात्मिकता बनाम भौतिकता। दीर्घकालिक बनाम अल्पकालिक विचार। प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता और अवसर की समानता का आदर्श। ज्ञान का विस्तार और इसे आत्मसात करने की क्षमता। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है उनके उदाहरणों का सही सुमेलन कीजिए। पर्यावरण जागरूकता। कुल पर्यावरण के लिए संवेदनशील प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना होता है। पर्यावरणीय ज्ञान। पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं में अनुभव विविधता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों तथा व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरण के लिए मूल्य वैल्यूज के सेट को प्राप्त करने हेतु सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय कौशल्य। पर्यावरण समस्याओं को पहचानने और उसके समाधान निकालने के लिए सामाजिक समूह और व्यक्तियों की सहायता करना होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।